a jolt and then you'll die. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल नमानी, आपका फिजिक्स मेंटर। आप लोग ऑलरेडी जान ही रहे हैं। चलिए हम इसकी कंटिन्यू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हम लोगों ने लास्ट टाइम पर अपना रिफ्लेक्शन कवर किया था, स्फेरिकल मिरर और आपका यानी कुछ क्वेश्चंस किए थे, और क्वेश्चंस करने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक था दैट इज रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन में मेनली जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन, कि डिफाइन रिफ्रैक्शन। ये कई मतलब पूछा जा चुका है कि डिफाइन रिफ्रैक्शन एंड स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन हमें सबसे पहली बात तो रिफ्रैक्शन की हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। रिफ्रैक्शन की सिंपल से डेफिनेशन क्या है कि बेंडिंग ऑफ अ लाइट। क्या है कि ये एक आपको मान लो ये एक सरफेस है, ये क्या मान लो ये एक सरफेस मान लो। इस सरफेस पर जब लाइट क्या होती है, आती है, टकराती है, और टकराने के बाद ये हो जाएगी बेंड। अब क्या हो जाएगी बेंड। तो बेंडिंग ऑफ अ लाइट व्हेन कमिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, बेंडिंग ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में आती है तो पाथ ऑफ द लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। तो इसी बेंडिंग को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। इसी बेंडिंग को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। अब ये बेंडिंग जो होती है वो दो तरीके से होती है, या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब जो टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है जब आपका रेयरर से डेंसर मीडियम में जाता है। जब रेयरर से डेंसर मीडियम में जाता है तब क्या हो जाता है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। और वही जब उल्टा डेंसर टू रेयरर मीडियम जाता है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाता है। तो ये भी सवाल पूछा जा चुका है आपको डायग्राम देकर कि बताइए इसमें कौन सा केस है। तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल है तो रेयरर टू डेंसर है, डेंसर टू रेयरर है। आपसे डायरेक्टली ये भी पूछा जा चुका है कि अगर जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम जाएगी तो ये किधर की तरफ बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी पूछी जा चुकी हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में यही एग्जाम्पल है इस वाली चीज के अंदर। तो अब रिफ्रैक्शन की एक तो डेफिनेशन डिफाइंड, इस चीज को याद रखिएगा, डिफाइंड। ओके, यहाँ पर जो मेनली पूछा गया है वो डिफाइंड। ओके, इस पेज में पूरा भी यही चीज है। फिर आपको ये एक्टिविटी दी गई है, इस फिनोमेना में आपको रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन दी गई है। इस सच में ऐसा यही है कि इसमें एक और एग्जांपल दिया गया है कि लेट्स से हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट करके दिया गया है कि मान लीजिए एक बाउल है और इस बाउल में आपने एक कॉइन रखा है। इस कॉइन में आपने क्या रखा है, कॉइन रखा है, और आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से आकर देख रहे हो उस बाउल के अंदर कॉइन को, लेकिन आपको कॉइन दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन वही आप पानी डाल दो तो पानी डालने के बाद कॉइन जो हो जाता है वो ऊपर उठ जाता है, और तो उसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रहते रहते आपको बाउल के अंदर कॉइन दिखाई देने लग जाता है। तो ये क्यों होता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ओके, इसके अंदर यही एक्सपेरिमेंट किया और बताया गया है। नेक्स्ट है, इसमें जो मेनली पूछा जाएगा वो है पूछा जाएगा रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ड्रॉ रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ड्रॉ रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब के द्वारा रिफ्रैक्शन को क्या कीजिए, ड्रॉ कीजिए। अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई, तो उसमें पढ़ेंगे ड्रॉ रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। उसी का इस चैप्टर से एक कॉम्बिनेशन का सवाल है, वो क्या है कि आप ड्रॉ कीजिए रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म और बताइए उसके अंदर कौन सा फिनोमेना अकर हो रहा है। तो वो फिनोमेना तो है अगले चैप्टर में, लेकिन रिफ्रैक्शन यहाँ पढ़ाया जाता है, तो दोनों को मर्ज करके एक नया सवाल बन जाता है कि ड्रॉ रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, ऑल्सो राइट द फिनोमेना व्हिच अकर्स हियर। ओके, तो हम दोनों यहीं पर देख लेते हैं। ओके, तो ये है आपका क्या, ग्लास लैब। इस ग्लास लैब में आपको कुछ नहीं करना है, बस डायग्राम बनाना है कि ये लाइट रे आई, ये इंसिडेंट हुई, लेट्स चेंज द कलर, ये इंसिडेंट हुई। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर है, तो सीधी बात है बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, फिर यहाँ एक और नॉर्मल आएगा और फिर ये ऐसे बेंड। अब इसमें ये डायग्राम के साथ साथ आपको एंगल मेंशन करना जरूरी है। दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल R1, दिस इज एंगल R2 एंड दिस इज एंगल E, एंड दिस इज व्हाट, इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे RR, एंड दिस इज ER, बोले तो इमर्जेंट रे, और जो E है वो इमर्जेंट एंगल है। ओके, तो यहाँ पर ये पूरा आप डायग्राम बना कर देंगे तो ये वाली चीज जो कहलाएगी, यहाँ पर जो लाइट रे है, अगर ये ग्लास लैब नहीं होता तो वो लाइट रे सीधी सीधी चली आती, लेकिन ये ग्लास लैब की होने की वजह से वो जस्ट क्या हो चुकी है, शिफ्ट हो चुकी है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लैटरल शिफ्ट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटरल शिफ्ट। तो ये आपका किस चीज का एग्जाम्पल हो गया, ड्रॉ रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास लैब। आपसे केवल यही डायग्राम बनाया जाएगा, ऐसे पूछा जा सकता है इसको कि स्टेट रिफ्रैक्शन एंड ड्रॉ द रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास लैब, सिंपल। तो वो चीजें मेंशन करना, ये आपका वो रहा डायग्राम। यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या आपका डायग्राम है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर प्रिज्म वाला भी देख लेते हैं। प्रिज्म वाला क्या है कि ये रहा आपका प्रिज्म, इस प्रिज्म के अंदर लाइट रे आई, इससे टकराई, यहाँ गया नॉर्मल और ये बेंड हो जाता है ऐसे, फिर यहाँ पर ये नॉर्मल तो ये बेंड हो जाएगा ऐसे। ये हो गया सिंपल। तो दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल R1 एंड दिस इज एंगल R2 एंड दिस इज E। अगेन दिस इज IR इंसिडेंट रे, दिस इज RR रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज ER इमर्जेंट रे। तो ये तीनों दोनों के दोनों क्या है, चाहे आपका ग्लास स्लैब हो या फिर आपका क्या हो, प्रिज्म, दोनों के अंदर क्या है, सेम सेम होता है। इसके अंदर एक और चीज की इसके अंदर कौन सा फिनोमेना हो रहा है, तो फिनोमेना के नाम पर हमारे पास यहाँ जो हो रहा है वो डिस्पर्जन हो रहा है। क्या है, डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन में क्या होता है कि ये जो यहाँ से लाइट जाती है वो 7 रंगों में क्या हो जाती है, टूट जाती है, और इन्हीं को हम एक क्या नाम है, स्क्रीन पर लेते हैं, और जो यहाँ पर बैंड ऑफ 7 कलर्स होता है, दैट बैंड ऑफ 7 कलर्स इज नोन एज स्पेक्ट्रम, दैट बैंड ऑफ 7 कलर्स इज नोन एज स्पेक्ट्रम। उन्हीं बैंड ऑफ 7 कलर्स को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, डिफाइन स्पेक्ट्रम। खैर इससे बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछा जाता।
नेक्स्ट है हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला लॉ बिल्कुल सिंपल है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाइन सेम प्लेन। सेकंड लॉ इंपॉर्टेंट है, सेकंड लॉ है कि जब, सेकंड लॉ ये है कि ये मान लो एक सरफेस, ये मान लो एक सरफेस, और इस सरफेस पर कोई लाइट रे क्या हो रही है, इंसिडेंट रे हो रही है, लाइट रे किसी पर्टिकुलर एंगल पर इंसिडेंट हो रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, किसी दूसरे से मतलब किसी मतलब या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगा, जैसे भी जाए। तो लेट्स से यहाँ एक एंगल I1 फॉर्म हो रहा है और यहाँ एक एंगल R1 फॉर्म हो रहा है, तो ऐसे ही हम अलग अलग एंगल्स पर अगर अलग अलग रे को भेजेंगे तो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलेगा और अलग अलग रिफ्रैक्शन मिलेगा। तो ये जब देखा गया कि रेशियो लिया गया, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, डेफिनेशन देखो क्या है दूसरा लॉ, दूसरा लॉ है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टू द रेशियो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, एंड दैट इज कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही बोला गया है रिफ्रैक्टिव, यही बोला गया है, इसी को बताया गया था स्नेल्स ने, इसी वजह से हम सेकंड लॉ को स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ देखो कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ लाइट गिवन कलर, किसी गिवन कलर की लाइट के लिए क्या रहेगा, सेम। तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप इतनी बात लिख सकते हैं, ये डायग्राम बना देंगे तो एनफ रहेगा हमारे लिए, ये डायग्राम बना देंगे तो भी क्या रहेगा, एनफ रहेगा। तो यहाँ मेनली जो इंपॉर्टेंट है दैट इज रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज साइन आई बाई साइन आर इज व्हाट, कांस्टेंट, ये वाली चीज, ये चीज। यानी कि अगर हम नॉर्मल लेम लैंग्वेज में देखें तो लेम लैंग्वेज में आपको क्या मिलेगा, साइन ऑफ I1 अपॉन साइन ऑफ R1, ये बराबर होगा साइन ऑफ I2 अपॉन साइन ऑफ R2, ये बराबर होगा ऐसे ही जितना भी मिलते जाएगा साइन ऑफ I3 अपॉन साइन ऑफ R3, ये सब के सब क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी वजह से ये सब बराबर होंगे किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट के, इसी वजह से यहाँ पर बोल दिया गया है कि साइन I बाई साइन R जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट के बराबर होगा, और उसी कांस्टेंट को बाद में क्या बोला गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है। लेकिन मैं आपको कभी नहीं कहता कि स्नेल्स लॉ ऐसे याद रखो, स्नेल्स लॉ ऐसे याद रखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, स्नेल्स लॉ अगर आप ऐसे याद रखोगे तो आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। लेट्स से ये मीडियम 1 तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ये मीडियम 2 तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2। याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। लेट्स से ये एंगल I1 है और ये एंगल I2 R1 है, ठीक है, ये एंगल I या एंगल R है, जो भी जैसे भी आप देख। याद करने का तरीका क्या है, जो जिस मीडियम में आप हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू उसका साइन का एंगल, जिस मीडियम में आप हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज मीडियम 1 μ1 इनटू साइन I, ये बराबर होगा जिस मीडियम में आप जा रहे हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू उसके साइन का एंगल दैट इज μ2 साइन R। आप ऐसे याद रखो, आप कभी नहीं भूलोगे, आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि देखो यहाँ जो कंफ्यूजन वाला पॉइंट है साइन I बाई साइन R, यहाँ केवल म्यू लिखा है, तो ये क्या ये μ1 बाई म्यू या क्या ये μ1 बाई μ2 है या फिर μ2 बाई μ1 है। तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए आपका क्या है ये कि हम डायरेक्टली याद रखेंगे ऐसे, जिस मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू उसके साइन का एंगल, और जिस मीडियम में जा रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू उसके साइन का एंगल। ओके चलो, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर अगला हमारे पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी कांस्टेंट की बात की जो बात है हमारे पास, इस कांस्टेंट में जो आपका कांस्टेंट है वो क्या है, एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। हम उसी के बाद की बात करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये कभी ऐसे सवाल तो किया नहीं है लेकिन हाँ कर दे तो क्या है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द मीडियम, कि मतलब वैक्यूम से किसी मीडियम में आ रही है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो है, उसी को क्या बोला गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करोगे तो म्यू इक्वल्स टू सी बाई वी, तो स्पीड ऑफ इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब किसी दो मीडियम को कंपेयर करेगा, लेट्स से मीडियम नंबर 1 एंड से मीडियम नंबर 2, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो इन दोनों का आपके जो लेट्स से इसका मीडियम स्पीड v1 होगा, इसका मीडियम 2 होगा, v2 होगा। तो अगर ऐसा है तो दोनों के बीच में जो कंपैरिजन होगा वो क्या होगा, μ1 बाई μ2 इज इक्वल्स टू v2 बाई v1 इज इक्वल्स टू व्हाट, v2 बाई v1। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आपको किसी दो स्पीड्स के कंपेयर कर दिया जाए, तो किसी एक मीडियम में आपको स्पीड दे रखा हो, दूसरे मीडियम का पूछा हो, तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक मीडियम आपको ये गिवन सवाल मिल जाएगा, अभी मैं कराता हूँ। तो यहाँ से ये बात पता लगती है जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, यानी कि जिस मीडियम में डेंसर मीडियम होगा तो उसमें स्पीड कम होगी और रेयर मीडियम में तो स्पीड ज्यादा होगी। क्लियर है। आप बढ़ते हैं इसमें, यहाँ ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले पेज में आपको यही चीजें मेंशन है इसके अंदर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगला, इसमें आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, ये रहा रेशियो, आप देख सकते हैं। लेट मी चेंज द कलर, यहाँ देख सकते हैं म्यू इक्वल्स टू सी बाई वी। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है सभी का 1.53, 54, 63, 65, 71, 77 एंड 2.42। दिस इज द डायमंड, एंड डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है। ओके इसी में ये वाला पॉइंट जो है, यहाँ पर एक ऑप्टिकल डेंसिटी नामक एक टर्म है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्टिकल डेंसिटी, इस बात में ये बोला है कि ऑप्टिकल डेंसिटी और रिलेटिव ऑप्टिकल डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों की क्या है, लगभग सिमिलर टर्म है, लेकिन दोनों के बीच में हल्का सा डिफरेंस है कि द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू रिफ्रैक्ट लाइट
इज नोन एज ऑप्टिकल डेंसिटी। वो एबिलिटी जो लाइट की क्या करती है, रिफ्रैक्ट करने की, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी हैज अ डेफिनेट कॉनोटेशन, इट इज नॉट एज द सेम ऑफ मास डेंसिटी। मतलब मास की जो डेंसिटी है वो अलग है और आपका ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, अलग है। हो सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट की क्या है डेंसिटी सेम, मतलब डेंसिटी क्या हो, ज्यादा हो, लेकिन उसका रिफ्रैक्टिव उसका ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हो, कम हो। या ऐसा भी पॉसिबल है कि जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा हो और डेंसिटी क्या हो, कम हो। ये भी पॉसिबल है। यहाँ पर आप दोनों देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि ऑप्टिकली रेयर मीडियम पढ़ती है। It is not as the same as the mass density. We have been using the term rarer medium and denser medium. In this chapter, it is actually means optically rarer medium or optically denser medium respectively. When we can say that medium is optically denser in comparison to other two medium. दूसरे medium से हम compare करें तो उससे क्या है, ज्यादा denser है। Even with larger refractive index is optically denser medium. The other medium is lower refractive index is optically rare. जिसका refractive index कम है उसका optical density क्या है, कम है, और जिसका refractive index ज्यादा है उसका optical density ज्यादा है। The speed of light in higher medium और higher medium और denser medium क्या होगी, lower होगी। और जो आपका रे ऑफ लाइट मीडियम क्या है उसमें स्लो डाउन हो जाएगी, यानी डेंसर मीडियम में स्लो डाउन हो जाएगी और रेयर मीडियम में स्पीड बढ़ जाएगी। यहाँ पर बेंडिंग दे रखी है कि जो आपका डेंसर मीडियम होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल और आपके रेयर मीडियम में अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हेन इट ट्रैवल्स, वही चीज दे रखी है और कुछ नहीं। नेक्स्ट है सवाल। अ रे ऑफ लाइट एंटर्स इन ऑब्लिकली इन वाटर, डज द लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो सीधी बात है, ये कहां से जा रहा है, एयर से वाटर में जा रहा है। तो एयर से अगर वाटर में जाएगा तो एयर रेयर मीडियम है और वाटर डेंसर मीडियम है, तो लाइट रे क्या हो जाएगा, रेयर से डेंसर, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब वही बोला है कि वाई इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो अब आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा कि लाइट रेज कमिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। नेक्स्ट है लाइट एंटर्स इनटू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। आपको रिफ्रैक्ट देखो एयर से ग्लास में एंटर कर रहा है, कहाँ है, ये रहा एयर और ये रहा ग्लास, और एयर से ग्लास में लाइट रे एंटर कर रहा है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, 1.50, यानी कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.50। और आपको दे रखा व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इसके अंदर स्पीड पूछा है, इसके अंदर क्या पूछा है, स्पीड पूछा है। और आपको स्पीड इज द एयर का स्पीड दे रखा है, दैट इज 3 × 10⁸, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता है, लेट्स से इसको म्यू 1 मान लो और म्यू 1 मान लो, या इसको म्यू 2 मान लो। तो बस अभी मैं बताया ना, म्यू 1 बाई म्यू 2, म्यू 1 बाई म्यू 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, v2 बाई v1 बताया था। या फिर आप इसको नॉर्मली म्यू इक्वल्स टू c बाई v से भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ आप अलग अलग से करें तो ज्यादा बेहतर है। तो म्यू 1 कितना है, उसको एयर मान लो 1, और ये कितना हो जाएगा 1.5। यहाँ पर कितना हो जाएगा v2 जो कि हमें निकालना है, और इसमें कितनी है स्पीड, 3 × 10⁸। सॉल्व करोगे तो यू विल गेट व्हाट, ये 2 हो जाएगा, 1.5 और 3 कैंसिल आउट होकर 2 बनेगा, 2 × 10⁸ बनेगा, तो ये इधर चली जाएगी, तो v2 की वैल्यू फाइनली क्या हो जाएगी, 2 × 10⁸ हो जाएगी मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत। अगला सवाल कि फाइंड आउट द टेबल, उसमें से कौन सा ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगा वो हम देख के बता सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। यहाँ देखो यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट। तो हम इसमें देख सकते हैं स्पीड के बेसिस पर जो ज्यादा डेंसर मीडियम होगा उसके अंदर आपकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, और जो रेयर मीडियम होगा उसमें स्पीड ज्यादा होगी। ये सवाल देखो कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, अगर किसी भी मीडियम का आपको सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है तो यहाँ पर एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट आरआई। एब्सोल्यूट आरआई, जो एब्सोल्यूट आरआई होता है वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर होता है, विद रिस्पेक्ट टू एयर या फिर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम होता है, क्योंकि एयर और वैक्यूम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कितना होता है, 1। तो दैट्स व्हाई इसी को हम बोलते हैं क्या, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मीडियम यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42 मींस कि ऑन इफ विद रिस्पेक्ट टू एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, यानी कि म्यू डी, म्यू डायमंड बाय म्यू एयर इज 2.42। आई बात है, ये है कहने का मतलब, इस स्टेटमेंट का मतलब यही है। बढ़ते हैं अपने अगले, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो यहां पर जो अभी तक ये जो सारी चीजें आई हैं, इसमें जो आपसे सवाल पूछा जाएगा मेनली वो क्या पूछा जाएगा, स्टेट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, स्टेट स्नेल्स लॉ ऐसे भी पूछा जा सकता है, या फिर मिक्स करके पूछा जा सकता है, स्टेट रिफ्रैक्शन एंड आल्सो राइट इट्स लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकंड पूछा जा सकता है कि ड्रॉ रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब और ड्रॉ रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म एंड आल्सो स्टेट द फिनोमेना व्हिच फिनोमेना अकर्स इन प्रिज्म। तो कौन सा फिनोमेना होता है, डिस्पर्जन होता है। ओके, फिर बढ़ते हैं आगे। और इसमें ये वाला सवाल, ये सेकंड वाला सवाल एकदम समझ लो कि इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, इसके पूछने के चांसेस हाई हैं, इसके पूछने के चांसेस क्या हैं, हाई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास लेंसेज। तो लेंसेज में आप देखो कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, तो जैसे कॉन्केव मिरर के 6 केस वैसे ही यहाँ कॉन्वेक्स लेंस के 6 केस, और वहां जैसे कॉन्वेक्स मिरर के 2 केस, यहाँ कॉन्केव लेंस के 2 केस। तो अगेन यहाँ भी सेम टू सेम है, 8 केसेस। 8 केसेस का आपको क्या होना चाहिए, डायग्राम पता होना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस पता होनी चाहिए, सारी चीजें आपको डिनोशन सारी की सारी क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। जिसमें से कुछ डिनोशन मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे ये आपका क्या है, ये आपका क्या हो गया, लेंस हो गया। इस लेंस में अगर आप देखोगे तो ये वाला हो जाएगा f1, ये वाला हो जाएगा 2f1, ये वाला हो जाएगा f2 और ये वाला हो जाएगा 2f2। क्लियर है, ऐसे ही यहाँ देखो ये हो जाएगा f1, सेम सेम ही रखना, f1 2f1 f2 एंड 2f2।
अब इसमें आओ फोकस की बात करते हैं। अगर आप फोकस देखोगे इसमें, तो इसमें आपको जो फोकस मिलेगा वो क्या मिलेगा, इसमें देखो, अब इसमें ये फोकस लें या ये फोकस लें, इसमें ये फोकस लें या फिर ये फोकस लें, कौन सा फोकस लें। अब देखो कि जो ऑब्जेक्ट से लाइट रे आएगी वो ऐसे आएगी और यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी, तो रिफ्रैक्ट होने के बाद कहाँ से पास ऑन होगी, यहाँ से, यानी कि दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। क्या कहलाएगा, यही ये कहलाएगा प्रिंसिपल फोकस, ना कि ये प्रिंसिपल फोकस नहीं है, ये वाला प्रिंसिपल फोकस है। और इस प्रिंसिपल फोकस में जो फोकस की वैल्यू होगी वो प्लस होगी माइनस होगी। तो और से देखो, हम यहाँ से डिस्टेंस इधर की तरफ लेंगे तो यहाँ पर जो फोकल लेंथ होगा वो प्लस में आएगा, यहाँ पर जो एफ आएगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। यू जो आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट इधर ही रखेंगे लेंस के इधर। और वी जो आएगा वो अभी हम देखते हैं, अभी जब हम बात करेंगे तो बात करेंगे, पहले एफ और यू की बात कर लिए ऐसे ही नॉर्मली। इसमें देखो, इसमें जो लाइट रे आएगी वो ऐसे आने के बाद यहाँ से ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, यहाँ से आने के बाद क्या हो जाएगी, ऐसे डाइवर्ज। अब इनको जब पीछे की तरफ एक्सटेंड कराया जाएगा तो ये यहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी, यहाँ पर। यानी कि इसमें जो प्रिंसिपल फोकस होगा वो ये होगा, इसमें जो प्रिंसिपल फोकस होगा वो ये होगा। आई बात सुने, इसमें फोकस ये है, इसमें फोकस ये है, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, माइनस, और यू भी क्या होगा, माइनस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा प्रिंसिपल होगा सर, और किसका फोकल लेंथ प्लस होगा, किसका फोकल लेंथ माइनस होगा, किसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस होगा। एक बात सुनिए, बी की हम बाद में बात करेंगे। चलो, तो अब यहाँ पर अगेन प्रिंसिपल फोकस समझ में आ गया। when a light ray coming parallel to the principal axis after refraction, it will pass through a particular point or appears to be coming from a particular point. That particular point is known as principal focus। आई बात सुनिए। चलो, ये वही एक्टिविटी दे रखा है और इसमें भी वही सेम एक्टिविटी दे रखा है, जो कॉन्केव मिरर में एक्टिविटी दे रखा है वही सेम यहाँ कॉन्वेक्स लेंस में एक्टिविटी दे रखा है। क्या कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो भी लाइट को क्या करता है, कंसंट्रेट करता है, और कंसंट्रेट करके आपके पेपर को बर्न करता है। यहाँ देख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ, लास्ट लाइन दे रखे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सनलाइट एज अ ग्रेटर हीट दिस कॉज पेपर टू बर्न। अब यहाँ से आपको पता लग गया ना कि पेपर ये भी क्या है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस भी क्या करता है, कंसंट्रेट करता है। तो दैट्स व्हाई कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग लेंस। और उधर जो कन्वर्जिंग मिरर था वो कॉन्केव मिरर था। तो कन्वर्जिंग लेंस कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है। और जो आपका डाइवर्जिंग लेंस होगा वो कौन सा होगा, वो हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस। तो ये भी याद रखिएगा, ये हो जाएगा कॉन्केव लेंस। क्लियर है ना। इसमें ऐसा इतना ही है, काफी इतना। नेक्स्ट आएगा हमारे पास वही सारी चीजें दे रखी है कि क्या है एफ, क्या है, सारी चीजें क्या है, उन्हीं के बारे में बताया गया इसमें। नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्केव, इमेज फॉर्मेशन बाई लेंसेज। पहले आपको ये सारी चीजें बता दी गई हैं, सेम टू सेम है, जैसे कॉन्केव मिरर के 6 केस वही डिट्टो केसेस है। आइए हम डिट्टो केसेस को एक बार देख लेते हैं, गो थ्रू जाते हैं। ये रहा F1, ये रहा 2F1। समझिए क्वेश्चन। पहला केस क्या है, अगेन इन्फिनिटी। दूसरा केस क्या होगा, बियॉन्ड 2F1। तीसरा केस क्या होगा, एट 2F1। चौथा केस क्या होगा, बिटवीन F1 एंड 2F1। पांचवा केस क्या होगा, एट F1। छठा केस क्या होगा, बिटवीन। इतना क्लियर ना। आओ देखते हैं कुछ इसके रेस्पेक्ट में जो इमेज बनती है। जब इन्फिनिटी पर है ऑब्जेक्ट तो इमेज जो जाएगी वो कहां चली जाएगी, इमेज जो चली जाएगी वो चली जाएगी आपके F1 पर। इमेज कहां चली जाएगी, F1 पर चली जाएगी। यानी कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज आपके F1 पर चली जाएगी, यानी कि दिस इज द फर्स्ट केस, तो यहां पर आ जाएगी फर्स्ट केस। ओके फर्स्ट। और जब इमेज कहां है, बियॉन्ड 2F1 है, तो इमेज कहां चली जाएगी, बिटवीन 2F1 एंड F1, तो दिस इज द सेकंड केस। और जब थर्ड क्या है, एट 2F1, तो इमेज भी कहां जाएगी, एट F1। और जब ऑब्जेक्ट कहां है, फोर्स बिटवीन 2F1 एंड F1, तो उस वक्त कहां चली जाएगी इमेज, बिटवीन बियॉन्ड 2F1 चली जाएगी। दिस इज द फोर्थ केस। एंड द फिफ्थ केस क्या है कि ऑब्जेक्ट एट F1, तो इमेज चली जाएगी इन्फिनिटी पर। और सिक्स्थ क्या है कि जब आपका ऑब्जेक्ट कहां है, F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो इमेज जो है वो इसी साइड की तरफ ही रहेगी। क्लियर है, ऑब्जेक्ट क्या रहेगी, इसी साइड की तरफ ही रहेगी। वो कहीं भी बन सकते हैं, हम वहां स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं कि F1 2F1, ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप देखो कि जब इन्फिनिटी पर है तो कहां है, F2 पर है। हाईली डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड, इन सब पांचों केसेस में क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। यहाँ देखो जब F1 और, यहाँ देखो जब F1 और O के बीच में है तो कहां बन रहा है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, यानी कि सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, जहां पर ऑब्जेक्ट प्लेस है उसी साइड की तरफ बन रहा है। और कैसा बन रहा है, एनलार्ज एंड, कैसा बन रहा है, एनलार्ज एंड वर्चुअल एंड डायरेक्ट। क्लियर है, बिल्कुल डिट्टो है कि नहीं कॉन्केव मिरर की तरफ। चलो नेक्स्ट है आपका ये कॉन्वेक्स का। कॉन्वेक्स में हमारे पास दो ही केसेस हैं, दैट इज इन्फिनिटी और आपका बिटवीन F1, बिटवीन क्या नाम है, इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो इन्फिनिटी पर है तो कहां बनेगा, F1 पर, फोकस पर बनेगा, और यहाँ पर क्या जाएगा, बिटवीन F1 O। क्लियर, सीधी बात है। इसमें दोनों केसेस में क्या बनेगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो हम यहाँ से ये बात बोल सकते हैं कि जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव लेंस, ये दोनों कैसे इमेजेस बनाते हैं, ये दोनों आपकी जो इमेजेस बनाते हैं ये दोनों कैसी बनाते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाते हैं। और कैसी बनाते हैं, डिमिनिश्ड बनाते हैं। और कैसी बनाते हैं, डिमिनिश्ड बनाते हैं। क्लियर है। चलो नेक्स्ट उनका डायग्राम होगा कि कैसे बनता है। तो ये रूल्स हैं, ये क्या है यहाँ पे, ये आपके रूल्स हैं।
कि जब पैरेलल होगी तो आफ्टर पैरेलल कहाँ से पास होगी, फोकस से। जब ये जाएगी तो ये ऐसे डाइवर्ज हो जाएगा, तो ये कहाँ से ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही है। ठीक है, ये आपके टोटल क्या है, 4 ये और 2 उधर, 6 रूल्स हो गए टोटल। फिर यहाँ पर कॉन्वेक्स का आपको डायग्राम बना कर दिया है कि जब आपका इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी। जब बियॉन्ड 2f1 है तो कहाँ हो जाएगा, बिटवीन f1 एंड 2f1 हो जाएगा। जब एट 2f1 है तो इमेज कहाँ बन रही है, एट 2f2 बन रही है। अरे यार कहाँ बन रही है, एट 2f2 बन रही है, नहीं 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 ये जब एट 2f1 है तो इमेज कहाँ बन रही है, एट 2f2 बन रही है। जब बिटवीन 2f1 एंड f1 हो गया तो इमेज कहाँ चलेगी, बियॉन्ड 2f1 चली जाएगी, बियॉन्ड 2f2 चली जाएगी। फिफ्थ केस क्या है, आप देख सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, f1 पर है तो इमेज कहाँ चली जाएगी, इन्फिनिटी पर। और जब ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया, F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो ऑब्जेक्ट जो इमेज जो हो गया वो उसी साइड बन रहा है, ऑब्जेक्ट की साइड ही बन रहा है, कहीं भी बन रहा है, दो देखने। नेक्स्ट ये आपका कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस में क्या, जब इन्फिनिटी पर होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। यहाँ देखो जब ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ये F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो ये रहे वो 6 केसेस। आप एक बार इन डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, याद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपसे पूछेगा कि ऑल्सो ड्रॉ द डायग्राम, ऑल्सो सपोर्ट योर आंसर विद योर डायग्राम, सपोर्ट योर आंसर विद डायग्राम। आई बात है, ऐसे पूछा जा चुका है और कई मरतबा पूछा जा चुका है, तो पूछने के चांसेस हैं। डायग्राम आपसे सपोर्ट में पूछा जा सकता है, आप डायग्राम वैसे भी बना दोगे तो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस क्या है, ज्यादा। नेक्स्ट है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन बिल्कुल डिट्टो सेम, कुछ चेंज नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है, साइन कन्वेंशन बिल्कुल डिट्टो है। वहां पर सारी चीजें क्या होंगी, वहां पर हम सारी चीजें पोल से मेजर करते हैं, यहाँ पर सारी चीजें हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर के इधर की तरफ वो हो जाएगा प्लस, ऑप्टिकल सेंटर के इधर की तरफ हो जाएगा माइनस। क्लियर। अब देखते हैं हम साइन कन्वेंशन एक एक का। हमारे पास है कॉन्केव लेंस और एक है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर। कॉन्केव लेंस में देखो यू जो होगा और एफ जो होगा, हम देख चुके हैं, यू और एफ, यू माइनस एफ भी माइनस। इसमें जो वी होगा वो कैसा होगा, वी भी माइनस होगा, वी भी क्या होगा, माइनस होगा। आप देख सकते हैं कि सारे केसेस में जो आपका यू वी का वी बन रहा है वो कहां बन रहा है, इधर ही की तरफ बन रहा है, तो वी भी क्या है, माइनस है। तो इन तीनों केसेस में तीनों माइनस है, यू भी माइनस, एफ भी माइनस और वी भी माइनस। इसमें देखो, इसमें यू जो है वो माइनस है, एफ जो है वो इधर की तरफ आता है फोकल लेंथ, तो इधर आएगा प्लस, और जो वी आएगा यानी कि इमेज डिस्टेंस वो क्या है, सारे केसेस में देखो, सब केसेस में इधर बन रहा है, यानी कि सब केसेस में वी जो होगा वो प्लस होगा, वी जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इन 5 केसेस कौन कौन सा, इंफिनिटी, बियॉन्ड 2f1, एट 2f1, बिटवीन 2f1 एंड f1 एंड एट f1। इन पांचों केसेस में आपका v जो होगा वो प्लस होगा, और एक आखिरी केस जब f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा तब इधर हो जाएगा, तब एक केस में आ जाएगा नेगेटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, ये याद रखना। नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन सिंपल, दैट इज उसमें क्या था, मिरर में क्या था, माइनस वी बाई यू, यहाँ है मैग्निफिकेशन में वी बाई यू, और बाकी चीजें सेम है, एच आई बाई एच। क्लियर है, इसको याद रखना। और एक सवाल है यहाँ पर देखो कि एक फोकल लेंथ दे रखा है, सबसे पहले फोकल लेंथ किसका है, कॉनकेव लेंस का है। तो कॉनकेव लेंस में आपको देखो, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, तो होती है माइनस में, तो ये हो जाएगा एफ बराबर -15। जैसे ही सवाल पढ़ो, लेंस देखो, उस लेंस के हिसाब से उसकी वैल्यू लिखो प्लस माइनस के अंदर। तो यहाँ पर एफ मिल गया -15 एट व्हाट डिस्टेंस, सो दैट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस प्लेस्ड इट फॉर्म एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। आपको वी दे रखा है दैट इज 10, और आपसे यू पूछा है, अब मुझे बताओ बी +10 होगा या -10 होगा। तो कॉनकेव लेंस है तो इसकी इमेज किस में होगी, माइनस में होगी, तो बी क्या होगा, माइनस। तो यू भी आपसे पूछा है। क्लियर, तो आप निकाल लेना, लेंस फॉर्मूला लगा के आप निकाल लेना। लेंस फॉर्मूला हमारे पास सिंपल है, 1/f = 1/v, उसमें था +1/u, यहाँ है -1/u। अरे क्लियर है, याद रहेगा ना, ये चीज याद रहनी चाहिए आपकी। नेक्स्ट है आपका वही अगला एक और सवाल है, दैट इज क्या है, एक सवाल, एक ऑब्जेक्ट है जो कि 2 सेंटीमीटर का है। देखो आप 2 सेंटीमीटर टॉल है, यानी कि HO दे रखा है 2 सेंटीमीटर। टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, जैसे ही कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा तो मैंने फोकल लेंथ क्या कर दिया, फट से +10 कर दिया। कोई तकलीफ, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15, यानी कि यू आ गया -15। क्लियर। फिर क्या पूछा, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, यानी कि हम बी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं, बी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको एफ पता, यू पता, पहले बी निकालो, फिर आप आपसे ये भी पूछा है, मैग्निफिकेशन भी पूछा है, तो आपको एक बार बी मिल जाए तो फिर आप डायरेक्टली पटक दो, m बराबर v बाई यू, तो वहां से आपको मैग्निफिकेशन मिलेगा, तो वहां से आप क्या बता सकते हैं, हाइट ऑफ द इमेज भी बता सकते हैं, और मैग्निफिकेशन बता सकते हैं कितना आएगा। नेक्स्ट है पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस बेसिकली क्या है, पावर ऑफ लेंस ये बोलता है कि पावर ऑफ लेंस ये बोलता है कि लाइट जब आएगी वो कितना बेंड हो पाएगी, यानी कि कितना बेंड हो जाए या कितना रिफ्रैक्ट हो जाए, या फिर हम ये बोल सकते हैं, अगर नॉर्मल अच्छे से लैंग्वेज में बोला जाए तो लाइट रे कितना कन्वर्ज और कितना डाइवर्ज हो सकती है, उसी को हम बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। जी को क्या बोलते हैं, लेंस, पावर ऑफ लेंस। यानी कि लेंस जो है इधर अगर कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है, तो वो आपकी किसी भी रेस को हाउ मच टाइम्स इट कैन कन्वर्ज और हाउ मच टाइम्स इट कैन डाइवर्ज, दैट
इज नोन एज पावर ऑफ लेंस, बट हम इसको डिफाइन करते हैं इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एट इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। और यानी कि अगर ये मीटर में रहे तब, अगर यही सेंटीमीटर में हो जाए तो ऊपर 100 और नीचे f इन सेंटीमीटर हो जाएगा। f क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर के अंदर। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर। इसकी यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। क्लियर है, बहुत सिंपल सा। ये हमारा चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसमें एक और चीज है कॉम्बिनेशन, आओ जो हम पावर से समझते हैं। पावर, लेट्स से मान लो आपको पावर दे रखा है प्लस, मान लो आपको पावर दे रखा है प्लस, तो बताओ ये कॉन्केव लेंस होगा या कॉन्वेक्स लेंस होगा। सबसे पहले ये बताओ, पावर आप समझो कि पावर जो है वो 1/f है, 1/f। फोकल लेंथ किसका प्लस होता है, कॉन्वेक्स का, यानी कि पावर जो प्लस होगा वो किसका होगा, कॉन्वेक्स लेंस का होगा। यानी कि आपको पावर भी गिवन है, पावर आपको गिवन है +3, +2, -3, -2, ऐसे ये भी गिवन है, तो आप उससे लेंस भी बता सकते हैं, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। अगर पावर वही माइनस में है तो क्या हो जाएगा, पावर अगर माइनस में तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्केव लेंस। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस क्या हो जाएगा, पी नेट जो हो जाएगा, अगर कई सारे लेंसेज कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा P1 + P2 + P3 डॉट डॉट डॉट, आगे ऐसे ही चलता जाएगा। ऐसी फोकल लेंथ का कॉम्बिनेशन देखो तो 1/f net = 1/f1 + 1/f2 प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे ही चलता जाएगा। क्लियर है, चलो अब हम बात करते हैं अपने एक्सरसाइज के कुछ सवाल की। सबसे पहली चीज, डिफाइन वन डायोप्टर। डिफाइन वन डायोप्टर, देखो यहाँ तो वन डायोप्टर है, लेकिन ऐसी कई जगह आपको मिलेगा डिफाइन 1 न्यूटन, डिफाइन 1 न्यूटन, डिफाइन 1 ओम, 1 ओम को डिफाइन करिए। डिफाइन आपको ऐसे ही मिलेगा डिफाइन 1 वॉट, डिफाइन 1 वॉट, डिफाइन 1 जूल। आपको बार बार ऐसे करके चीजें मिलती हैं कि एक एक चीज को डिफाइन कीजिए, आएगा सुने, या डिफाइन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट को डिफाइन कीजिए। तो जब भी ऐसी कोई चीज मिले उसको डिफाइन करने को बोले तो आप सबसे पहले क्या लिखो, उसका फॉर्मूला लिखो। पावर ऑफ लेंस बोला है तो P = 1/f। अब इसमें f की ऐसी क्या वैल्यू रखी जाए कि पावर 1 हो जाए, भाई f की वैल्यू 1 होनी चाहिए, यानी कि f की वैल्यू क्या हो जाए, 1। तो अब पावर ऑफ लेंस क्या हो जाएगा, पावर ऑफ लेंस ये हो जाएगा कि एक आप ऐसा लेंस लो जिसकी फोकल लेंथ की वैल्यू क्या हो, 1 मीटर, उस लेंस की पावर को क्या हो जाए बोलेंगे, 1 डायोप्टर। खत्म। आई बस ने कि यानी कि लेंथ ऑफ अ फोकल, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस शुड बी, फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस बी 1 मीटर, उस वक्त जो पावर होगी वो क्या कहलाएगी, 1 डायोप्टर। ऐसे ही 1 जूल क्या हो जाएगा कि जब 1 जूल में जूल हो जाएगा फोर्स बराबर, फोर्स क्या नाम है, वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब आप 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई लगाकर, 1 न्यूटन फोर्स लगाकर 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करते हो तो उस वक्त जो वर्क होता है दैट इज नोन एज 1 जूल। खत्म। आई बस ऐसी 1 वोल्ट, तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे जो वोल्टेज होता है वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो जब आप 1 जूल वर्क करेंगे, जब आप 1 जूल वर्क करके 1 कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करेंगे तो आपको क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट कहलाएगा। तो जब भी ऐसी चीजें डिफाइन करने को बोले तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे। अगला देखो, A convex lens forms a real and inverted image। कौन सा बना रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड बना रहा है। निडल एट अ प्लेस ऑफ 50 सेंटीमीटर, यानी कि यू आपको गिवन है दैट इज -50। सीधी बात है, कॉन्वेक्स लेंस है, रियल है, इन्वर्टेड है, हम देखते हैं बनाते हुए अभी। वेयर इज द निडल प्लेस, कहां प्लेस किया जाए, वेयर इज द निडल प्लेस इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो सीधी बात है अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो इस पर्टिकुलर केस में ये रहा f1 और ये रहा 2f1, तो यानी कि ऑब्जेक्ट पक्का कहां प्लेस होना चाहिए, 2f1 पर, तभी तो आपका सेम हो जाएगा। तो बस ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस, तो निकाल लो, यहाँ से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। कॉन्वेक्स लेंस निडल एट द रियल इमेज and inverted image of a candle at a distance of 50 cm, where is the needle placed in front of the convex lens in the image। ओके, ये आपको v, ये जो है आपको 50 दे रखा है वो क्या दे रखा है, u दे रखा है, v दे रखा है, v। इसने ये बोला convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 cm from it। रियल इमेज की बात कर रहा है तो वो आपका v है 50, यानी कि यहाँ पर बनेगा वो, ये हो गया f2 और ये हो गया 2f2, यानी कि इमेज जो बनी है वो यहाँ बन गई। तो ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होना चाहिए, 2f1 पर प्लेस होना चाहिए। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं नहीं, देखो ये पूरा 50 है, अगर ये पूरा 50 है तो ये कितना हो जाएगा, 25। आइकस ने, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ प्लेस हो जाए, 50 सेंटीमीटर पे। तो ऑल्सो फाइंड द पावर, तो यानी कि फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, तो फोकल लेंथ हो जाएगा अभी ये पूरा 50, यहाँ से लेकर यहाँ तक 50, तो ये वाली लेंथ कितनी रहेगी, 25, यानी फोकल लेंथ कितनी, 25। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, 25 + 25 - 25, तो +25, क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स है। तो पावर क्या हो जाएगा, 1/f। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अच्छा देखो ये सेंटीमीटर में, तो हमें इसको 100/25 करना पड़ेगा, तो सॉल्व करो तो क्या जाएगा, +4, यानी कि पावर कितना आ गया, +4। क्लियर हुआ, चलो नेक्स्ट है फाइंड द पावर ऑफ अ फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। खत्म बात। तो P = क्या हो जाएगा, 1/f, तो मीटर में है तो 1/2 हो जाएगा, दैट इज पावर हो जाएगा 0.5। आप समझो यहाँ पर आप इतना तो नहीं छोड़ सकते, आपको बताना पड़ेगा +0.5 या -0.5। तो यहाँ पर कॉन्केव लेंस है तो ये हो जाएगा -0.5 डायोप्टर। ओके, आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, ऐसे छोड़ोगे तो मतलब आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइजेस। ये हमारा चैप्टर क्या हो चुका है, खत्म।
अब एक्सरसाइजेस पाते हैं। एक्सरसाइज में देखो विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ ग्लास। लेंस की तरफ हम कौन सा यूज नहीं कर सकते, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्ले। आप क्ले को ना लेंस की तरह यूज नहीं कर सकते। बाकी सारी चीजों को आप क्ले मतलब लेंस की तरह यूज कर सकते हैं। वाटर हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, इन सबको आप यूज कर सकते हैं बिकॉज दे आर नॉर्मली ट्रांसपेरेंट होते हैं, दैट्स व्हाई। द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व्ड वर्चुअल एंड डायरेक्ट। देखो कौन सा है, कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज कब बनाता है, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां, फोकल और प्लेन फोकस और पोल के बीच में हो। तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट उसी केस में है। तो वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, तो बिटवीन। सबसे पहले इस केस में क्या बनाया करो, ऐसे डायग्राम बना लिया करो। डायग्राम बनाओगे तो आपको ज्यादा अच्छे से एनालाइज होता है, यानी ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, तो फोकस और पोल के बीच में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस। तो आंसर क्या हो जाएगा डी। Where should an object be placed in front of a convex lens to get form a real image of the same size? सेम साइज बोला है तो सेम साइज में क्या हो जाएगा, सी पर होता है सेम साइज। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एट ट्वाइस द लेंथ ऑफ फोकल लेंथ। देखो यहाँ सी भी नहीं दे रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बोला है आपको, ट्वाइस द लेंथ ऑफ फोकल लेंथ बोला है। तो ये आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है, स्फेरिकल मिरर ऑफ अ थिन स्फेरिकल लेंस हैव अ फोकल लेंथ -15। अब -15 है तो आपको फट से एनालाइज करना चाहिए, कॉन्केव लेंस है। कौन सा लेंस है, कॉन्केव। इसमें सवाल ने नहीं दे रखा कौन सा लेंस है, सवाल ने नहीं दे रखा कौन सा है, लेकिन हाँ आपको पता लग जाना चाहिए कि कौन माइनस में है तो कौन सा होगा, कॉन्केव। स्फेरिकल मिरर ऑफ फोकल लेंथ ईच। अच्छा ईच ऑफ फोकल लेंथ, आपको कॉन्केव मिरर स्फेरिकल मिरर दे रखा है, कौन सा पता नहीं, स्फेरिकल मिरर में कौन सा पता नहीं, कॉन्केव या कॉन्वेक्स पता नहीं, लेंस दे रखा है कॉन्केव या कॉन्वेक्स पता नहीं, बस आपको वैल्यूज दे रखी है -15। अब समझो यहाँ पर फोकल लेंथ किस किस का माइनस होता है, फोकल लेंथ होता है कॉन्केव मिरर का और एक कॉन्केव लेंस का। इसका क्या हो जाएगा, बोथ कॉन्केव। आई बात सुनिए, बहुत बढ़िया। अगला देखो, नो मैटर हाउ फार यू आर प्रेजेंट, आप मिरर से कितनी भी दूर है आपकी इमेज कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, इज लाइकली टू बी। तो अब कैसा होगा, कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है वो कितनी भी दूर से रहे आपकी कैसे बनेगी, एकदम स्ट्रेट बनेगी, बोले तो इरेक्ट बनेगी, यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। और एक और मिरर है जो कि प्लेन मिरर है, वो हम क्लास 8 में पढ़ते हैं, यहाँ पर नहीं पढ़ा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू प्रेफर व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फ्रॉम अ डिक्शनरी। तो अब कौन सा आप डिक्शनरी, देखो डिक्शनरी बहुत छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, अब हमें उसको क्या यूज करना है, तो सीधी बात हमें उसको बड़ा देखना है। तो अब बड़ी इमेज बनाता कौन है, कॉन्केव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्केव लेंस जो होता है वो बहुत छोटी बनाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस में कौन सी फोकल लेंथ उठाएं, तो पहले तो आंसर काटो, जैसे कि ये नहीं होगा, कॉन्केव नहीं होगा और ये नहीं होगा, यानी कि आपका ए और डी नहीं होगा। तो अब बचा क्या नाम है, बी और डी नहीं होगा, यानी बचा क्या, ए और सी बचा। तो अब एक 50 है और एक 5 है, तो सीधी बात है जितनी आप फोकल लेंथ कम लोगे उतनी पावर क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि उतना हमें अच्छे से दिखेगा। नेक्स्ट है, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज यूजिंग अ कॉन्केव मिरर और फोकल लेंथ। आपको सीधी इमेज बनानी है, कॉन्केव मिरर है, फोकल लेंथ आपको गिवन है, तो ऑब्जेक्ट कहां प्लेस होना चाहिए, सबसे पहली बात अगेन समझो वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनाना है, तो इमेज पक्का है फोकल लेंथ और पोल के बीच में बनेगा। आपको फोकल लेंथ कितना गिवन है, 15 सेंटीमीटर। आपको फोकल लेंथ कितना गिवन है, 15 सेंटीमीटर। आपको फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर गिवन है। तो अब ऑब्जेक्ट कहां प्लेस करेंगे, 0 से 15 के बीच में। तो वही है, व्हाट शुड बी द रेंज। तो आपसे रेंज पूछा, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, इज लार्जर और स्मॉलर। तो सीधी बात है रेंज क्या हो जाएगा, 0 से लेकर 15 के बीच में। 0 से लेकर कहां, 15 के बीच में। ये गलत है वैसे, ये ऐसे नहीं बनाएंगे, रेंज हम ऐसे नहीं बनाते, रेंज हम ऐसे नहीं बनाते। रेंज हम कैसे बनाएंगे, देखो रेंज होगा, जो फोकल लेंथ होगा वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए और आपके 15 से छोटा होना चाहिए। आई बस ये रेंज होगा इसका। तो नीचे अब जब इमेज क्या होगी, उसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल डायरेक्ट मैग्नीफाइड। अब देखो यहाँ देखिए ना, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन। तो अब इस केस वाला डायग्राम बना दो, इस केस वाला डायग्राम बना दो कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पर प्लेस है, खत्म। ये वाला डायग्राम बना दो तो आपको मिल जाएगा, पहली रे पैरेलल ले लो, फोकस से जाएगा, दूसरी रे आप इधर की ले लो तो ये ऐसे जाएंगे, और ये दोनों रेस क्या हो जाएंगे, डाइवर्जिंग है, तो इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो ये पीछे की तरफ ऐसे यहाँ मिल जाएंगे। क्लियर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है 8th सवाल, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। तो हेडलाइट्स में कौन सा यूज होता है, हेडलाइट में आपका हो जाएगा कॉन्केव। साइड रियर व्यू मिरर कॉन्वेक्स हो जाएगा। सोलर फर्नेस में कौन सा हो जाएगा, कॉन्केव हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट हमारे पास, one half of a convex lens is covered with a black paper. Will lens will produce a complete image? Yes, lens will complete form a complete image. चाहे आप लेंस को ढक दें, इतना भी पोर्शन खाली रहेगा तो वो लेंस एकदम प्रॉपर इमेज बनाएगा, पूरी बनाएगा। हाँ, बट उतनी अच्छे से या क्लैरिटी के साथ इमेज नहीं बनाएगा। तो देखो सीधी बात, लेंस का अगर सरफेस ज्यादा है, लेंथ का अगर सरफेस ज्यादा है तो लेंस ज्यादा सरफेस पर टकराएगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल मान लो ये बॉटल है, तो इस बॉटल की, ये बॉटल है, अगर आप इस बॉटल को देखो तो इस बॉटल में आपकी जो है, मान लो ये बॉटल एज अ लेंस कंसीडर करो, तो लाइट रेज आ रही है, पूरे में टकराएंगी और पूरे में टकराकर एक इमेज बनेगी। अब मान लो इसको मैं हाफ पोर्शन कवर कर दूं तो लाइट जो है इतने पोर्शन में टकराएगी ही नहीं, तो सिर्फ इतने पोर्शन में टकराएगी। तो जो इतनी नंबर ऑफ रेज टकरा कर मिल रही थी तो एक क्लियर ब्राइट एंड क्लियर इमेज बन रही थी, लेकिन अब वो ब्राइट एंड क्लियर इमेज नहीं बनेगी। क्या बनेगी, थोड़ी सी लेस क्लियर बनेगी, बट बनेगी, पूरी बनेगी। ओके, एक्सप्लेन योर आंसर। तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि एज वी हैव कवर्ड द हाफ पोर्शन सो लेस नंबर ऑफ रिफ्रैक्टेड रे विल कन्वर्ज एट अ पॉइंट, दैट्स व्हाई लेस क्लियर इमेजेस फॉर्म, या फिर आप कह सकते हैं लेस ब्राइटर इमेज विल फॉर्म। नेक्स्ट सवाल है,
कि आपको दे रखा है ऑब्जेक्ट दे रखा है 5 सेंटीमीटर लेंथ हेल्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। देखो यहाँ कन्वर्जिंग बोला है, आपको ये नहीं बोला कॉन्केव या कॉन्वेक्स, आपको कन्वर्जिंग बोला है तो आपको पता होना चाहिए कन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस ही कन्वर्जिंग होता है। एक ऑब्जेक्ट है जो कि 5 सेंटीमीटर की लेंथ है, यानी कि एच आई आपको गिवन है, दैट इज एच ओ गिवन है, दैट इज 5, और 25 सेंटीमीटर अवे गिवन है, तो u इज इक्वल टू -25 मिल गया इतना। फ्रॉम अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ 10 है, यानी कि f क्या हो जाएगा +10, क्योंकि कॉन्वेक्स है इसी वजह से। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू फाइंड द पोजीशन, खत्म। रे डायग्राम बनाना है, तो अब अंडरस्टैंड करो ऑब्जेक्ट कहां प्लेस है। ये रहा f1, ये रहा 2f1। देखो कौन सा है, फोकल लेंथ कितना है 10, यानी कि यहां से लेकर यहां तक 10, तो इसका ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20, और ऑब्जेक्ट कहां है बियॉन्ड 2f1। अब समझ में आया, ऑब्जेक्ट कहां है बियॉन्ड 2f1, तो इमेज कहां चली जाएगी बिटवीन f1 एंड 2f1 चली जाएगी। क्लियर है ना? तो अब यहां से इसकी नेचर इमेज क्या हो जाएगी, रियल इन्वर्टेड स्मॉल साइज हो जाएगी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है 11 सवाल, द कॉन्केव लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। देखो मैं चाहूँ तो सॉल्व करके पूरा दे सकता हूँ, लेकिन उसका कोई औचित्य बनता नहीं है। जितना आप सॉल्व करोगे उतना आपको आएगा, मैं सॉल्व करूंगा मुझे आएगा, आप सॉल्व करोगे आपको आएगा, क्योंकि बोर्ड मुझे को नहीं देना, आपको देना है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं केवल आपको हिंट दे सकता हूँ, कि हाँ यहाँ पर ऐसे ऐसे आप अटेम्प्ट कर सकते हो। आप हिंट से जितना बेहतर हो सके हिंट अप्लाई करो और सॉल्व करो। आप ये देखोगे कोई यूट्यूब चैनल खोला, किसी ने पूरा सॉल्व कर दिया, उससे कोई फायदा नहीं, आपको कोई जीरो बेनिफिट होगा, जीरो बेनिफिट। उसका बेनिफिट होगा क्योंकि उसने सॉल्व किया है, उसको आता है। आप सॉल्व करोगे आपको आएगा, इसलिए आपको सॉल्व करना है, ना कि किसी और का सॉल्यूशन हमें देखना है। इसलिए मैं गौर से देखो, मैं सॉल्यूशन नहीं करके दे रहा हूँ, क्योंकि आप सॉल्व करोगे तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप किसी का सॉल्यूशन देखोगे तो आपके दिमाग में लगेगा अरे ये तो आसान है, बट जब आप कैलकुलेट करने जाओगे ना, तो आप बेसिक कैलकुलेशन में भी फंस सकते हो। इसी वजह से आप कैलकुलेशन अपने हाथों से करो, खुद से करो, एक एक चीज। कैलकुलेटर का भी यूज मत करना गलती से भी, जब ये सब सॉल्व करो तो कैलकुलेटर का भी यूज मत करना। कैलकुलेटर की यूज करोगे तो कैलकुलेटर की आदत पड़ी रहेगी, वहां भी ऐसी हाल रहेगा, इसीलिए कैलकुलेटर का भी यूज मत करना। चलिए आइए कंटिन्यू करते हैं। कॉन्केव लेंस दे रखा है, फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस है, तो फोकल लेंथ किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। बहुत बढ़िया, f बराबर -15। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी कि u भी क्या हो जाएगा, v भी क्या रहेगा -10। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है कॉन्केव लेंस है, तो कॉन्केव लेंस की इमेज कैसी बनती है, इधर ही बनती है, तो v भी क्या हो जाएगा -10। हाउ फार एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस, कहां भी प्लेस किया जाए भैया, यानी कि u कहां प्लेस किया जाए, तो u आप कहीं भी प्लेस कर दो, चाहे तो आपको वैल्यू सॉल्व या तो सॉल्व कर लो, सॉल्व करके आपको u मिल जाएगा। आप इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी प्लेस कर दो, आपको इमेज मिल जाएगी, बट यहाँ पर्टिकुलर डिस्टेंस पूछा तो आपको u निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट है 12th, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, कहां है 10, यानी कि u बराबर -10। कॉन्वेक्स मिरर पूछा है, कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ क्या है 15 सेंटीमीटर, तो +15 -15, तो फोकल लेंथ हो जाएगा +15। क्यों? कॉन्वेक्स मिरर है। पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, आपको u पता है, f पता है, v निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, मिरर फॉर्मूला लगा दो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर इज +1, मैग्निफिकेशन दे रखा है +1। आप समझो मैग्निफिकेशन +1 का मतलब क्या, +1 का मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट जितना बड़ा इमेज भी उतना बड़ा, +1 भूल जाओ। मैग्निफिकेशन 1 का मतलब सीधी बात है, मैग्निफिकेशन 1 का मतलब है HI/HO, देखोगे तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज क्या है, कट कर बनाएगा, यानी कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है। +1 का मतलब यह है कि सीधा है, -1 का मतलब क्या है, उल्टा है। और -1 कब होता है, कॉन्केव मिरर में, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है, और कॉन्वेक्स लेंस में जब ऑब्जेक्ट 2f1 पर होता है। इन दोनों केसेस में मैग्निफिकेशन होता है वो -1 आएगा, और प्लेन मिरर के केस में मैग्निफिकेशन +1 आएगा। 14th देखो, एक आपको ऑब्जेक्ट दे रखा है 5 सेंटीमीटर की लेंथ है, प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर है, यानी कि आपको u गिवन है -5, आपको u गिवन u -5 नहीं है, u जो है वो 20 है, u जो है वो -20 है, और ho जो है दे रखा है वो 5 दे रखा है, और आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 30, तो यानी कि फोकल लेंथ कितना हो गया 15, +15 या -15, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स है, तो दैट्स व्हाई इट विल बी +15। नेक्स्ट है पोजीशन एंड इमेज, तो आपसे v पूछा है, आपको u पता है, f पता है, v नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते, और साइज निकालने के लिए एक बार v मिल गया तो m बराबर HI/HO और v/u लगा के आप सॉल्व कर लो, वहां से आपको HI भी मिल जाएगा। नेक्स्ट है 15 देखो, एक ऑब्जेक्ट साइज दे रखा है 7 सेंटीमीटर, प्लेस एट, सेम सवाल है, डिट्टो, कोई चेंज नहीं, ऊपर 15 और 16 14 और 15 सवाल क्या है, तो देखो डिट्टो, कुछ भी चेंज नहीं, बस वैल्यू चेंज है और आपका मिरर चेंज है, बस और कुछ भी नहीं। मेरे हिसाब से मिरर भी चेंज नहीं है, हाँ कॉन्केव मिरर है, वहां कॉन्वेक्स है, बिल्कुल मिरर भी चेंज है। नेक्स्ट है 16, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ पावर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2, मतलब आपको फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है, आपको पावर दे रखा है दैट इज -2। क्लियर है? अब p इक्वल टू क्या होता है 1/f, वैल्यूज पुट करोगे 1/2, दैट विल बी व्हाट 0.5। ये क्या बात कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी आएगा बेटा, ये थोड़ी आएगा, ये यहाँ देखो, यहाँ पर आपको क्या गिवन है, 2 गिवन है पावर में, दैट इज -2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो f जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/-2। अरे f क्या आ जाएगा 1/-2। तो अब बताओ फोकल लेंथ -2 है, तो कौन सा लेंस है ये, कॉन्केव या कॉन्वेक्स, क्या आ जाएगा कॉन्केव लेंस, बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा 0.5।
नेक्स्ट है, अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1.5 डायोप्टर, फाइंड द फोकल लेंथ एंड प्रिस्क्राइब्ड लेंस इज कन्वर्टिंग और डाइवर्टिंग। तो सीधी बात है, प्लस 1.5 है तो फोकल लेंथ क्या है, किसकी, प्लस किसकी होती है, आपकी कॉन्वेक्स की होती है, तो कॉन्वेक्स क्या हो जाता है, कन्वर्जिंग लेंस। तो पहले दूसरे सवाल का जवाब मिल गया, कन्वर्जिंग लेंस है। फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको P इज इक्वल टू 1/f, आपको पावर गिवन है 1.5, तो यहाँ से क्या जाएगा 1/f, तो यहाँ से f आ जाएगा, यहाँ से f आ जाएगा 1/1.5, पॉइंट हटा, ऊपर 10, 5 में 10, 5 15, यानी फोकल लेंथ कितना आ गया 2/3। क्लियर है, चलिए हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट हम PYQ सॉल्व करेंगे। ओके, PYQs हम उठा के लेकर आएंगे आपके CBSE के और EMU के, उसको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या सारे सवाल आ चुके हैं, केस बेस्ड कितने आए हैं, MCQ कितने आए हैं और आपके नॉर्मल सवालों में कितने आए हैं, तो उसको हम कवर करेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन अपना ख्याल रखिए और खूब अच्छे से पढ़ाई करिए। अल्लाह हाफिज।